ट्रैफिक मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली एनसीआर में जो सबसे खराब व्यवस्था है वो हमारे क्षेत्र में इलीगल ऑटोज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। ऐसा नहीं है कि अकेला कोई एमसीडी करा रही है, उसमें लोकल पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी तीनों मिले हुए। पूरा दिल्ली का कल्चर खराब हो गया है। अगर रोड पे जाम लग गया तो कोई पेशेंस नहीं होता है, वो यूं रॉन्ग साइड जाता है और आगे ब्लॉक कर देता है। आने वाले 5 सालों में यमुना साफ हो पाई? देखिए, ये तो बीजेपी बताएगी कि साफ होगी नहीं होगी, और ये आई वॉश है। ये जो मशीनें थी ये पहले से काम कर रही थी। आपको यूपी को भी बैठाइए, हरियाणा को बैठाइए, दिल्ली भी बैठेगी, वहां पे एसटीपी नहीं बनेंगे और वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो गंदगी तो रहेगी ना। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर में और हमारे साथ हैं ओम प्रकाश चौधरी, जो कि दिल्ली प्रदेश से सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। चलिए इनसे बात करते हैं। अंबेडकर नगर में ट्रैफिक का मुद्दा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ट्रैफिक, साफ सफाई, इन सभी चीजों का मुद्दा काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो इनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है। सर, यहाँ पर ट्रैफिक का मुद्दा काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे विधायक अजय दत्त है जो कि आम आदमी पार्टी से है। ट्रैफिक मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली एनसीआर में जो सबसे खराब व्यवस्था है वो हमारे क्षेत्र में। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे तकरीबन 3-4 साल से मेट्रो का काम चल रहा है और वो सबसे वाहियात और बेकार कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही है, जिसका कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं है, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। उन्होंने रोड पे बैरिकेडिंग डाल दी है, कोई देखता नहीं है। इंक्रोचमेंट सबसे ज़्यादा हमारे एरिया में है। पूरा एमबी रोड का जो फुटपाथ है वो सब कवर्ड है। 20-20 फुट की दुकानें रोड पे लगी हुई हैं। अभी जाएंगे, अब देखना, इलीगल ऑटोज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। 200-200 ऑटो चलते हैं। पीएनबी एक पॉइंट है, एक पीपल चौक है, वहाँ पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं हजारों की संख्या में। पूरा रोड कवर कर रखा है और वो ऐसा नहीं है कि अकेला कोई एमसीडी करा रही है, उसमें लोकल पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी तीनों मिले हुए हैं और पार्षद भी मिला हुआ है। इनकी वजह से ये सब हो रहा है और उसको जनता को भुगतना पड़ता है। सुबह ये रोड है, आप देखेंगे बाहर एमबी रोड है, यहाँ पे इतना बड़ा जाम होता है कि आप पैदल नहीं जा सकते। तो मेट्रो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट है यहाँ पे। पैसा कैसे मिलेगा उसको निकालने में लगे हैं, व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक दिन में सही हो सकता है अगर इच्छा शक्ति हो, करना चाहते हो तो। सर, अभी जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर एमसीडी पुलिस वाले सभी मिले हुए हैं, लेकिन सर ट्रैफिक पुलिस का अगर कार्य देखें तो वो ट्रैफिक को हटाना होता है, बल्कि ना कि उनसे ही पैसे लेके उनको आगे बढ़ावा करना होता है। आज की डेट में जो ट्रैफिक पुलिस का काम है वो ट्रैफिक चलाना नहीं है, कलेक्शन करना था। अगर ऑनेस्टली अगर एलजी साहब या होम मिनिस्टर साहब, कमिश्नर साहब इस पे ध्यान दें, इसका तो सीधा सा एक इलाज है। दिल्ली की व्यवस्था ट्रैफिक की 2 तरीके से सही हो सकती है। एक तो पूरा दिल्ली का कल्चर खराब हो गया है। अगर रोड पे जाम लग गया तो कोई पेशेंस नहीं होता है, वो यूं रॉन्ग साइड जाता है और आगे ब्लॉक कर देता है, और वो हमारे यहाँ कल्चर हो गया। ट्रैफिक पुलिस को मतलब अपने कलेक्शन से मतलब होता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। पेड़ के पीछे छुप के भाग के आएंगे, जी आपने ये हेलमेट नहीं पहन रखा, आ जाओ। उन्हें मतलब नहीं है कि जाम कहाँ पे लगा हुआ है। इसका सबसे अच्छा और ऑथेंटिक एक ही तरीका है कि इन रोड्स को प्राइवेट कंपनियों को दे दीजिए, वो वहाँ पे सीसीटीवी लगाएंगे। ट्रैफिक पुलिस को चलान पावर सब हटा दीजिए, इनको बोलिए कि आप सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट्स ऑपरेट करेंगे, कहीं रोड पे ट्रैफिक का चलाएंगे। आप इनसे पूरा चलान पावर हटा लो, इनको फ्री कर दो, इनको सिर्फ ट्रैफिक वार्डन की तरह इस्तेमाल करो। और जिस कंपनी को मान के चलो कि एमबी रोड है, अगर वो मेरे को मिल जाता है, मेरी कंपनी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो वहां पे अपने सीसीटीवी लगाएगी पूरे रोड में। रात को मैं फिर दूसरे दिन देखूंगा कि कितने आदमियों ने रॉन्ग साइड गए, उनके चलान भेजी, कितने आदमियों ने ओवरटेक करा गलती से, कितने आदमियों ने रेड लाइट जंप की, उन सब के चलान वो कंपनी भेजेगी। और उसके ऊपर 3 चलान के ऊपर वो गाड़ी को इम्पाउंड करना जरूरी कर दीजिए, या ट्रैफिक का डबल वो कर दीजिए, कंपनी को कमीशन दीजिए। एक भी आदमी रॉन्ग साइड नहीं जाएगा, एक भी आदमी ओवरटेक नहीं करेगा, कोई आदमी रेड लाइट जंप नहीं करेगा, सब तरीके से लग जाएंगे। कानून सबको पता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये वायलेशन चल रही है। जैसे ही ये शुरू होगा, 20,000 के 10,000 के चलान कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रैफिक तो चलान दिखा के 1,500 ले लेती है। मैं कल का ही वाकया बता रहा हूँ, मैं सूरजकुंड रोड पे आ रहा था, तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस का पिकेट था, तो बहुत देर से उन्होंने एक टेम्पो को रोक के रखा था।
तो मैंने पूछा भाई क्यों टाइम लगा रहे हो, मैं पीछे गाड़ी में था, शादी से आ रहा था। तो कहता है जी अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा ये तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट को देखना है, आपको थोड़ी देखना है, आपका काम ही नहीं है। वो दिल्ली की टिकट लगी थी, तो देखा तो पीछे बैठा हुआ था, गाड़ी में कुर्ता पजामा पहना था। तो नहीं 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 जी हमारा ही काम है जी, इसको वापस करेंगे। मैंने कहा मैं भी खड़ा आगे गया, एक आध सिपाही ने उनसे पैसे लिए और वो निकल गया। तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, चले गए। तो खुली लूट है। इसका तरीका है प्राइवेट करिए इन रोड को, इन पे कंपनियों को ठेका दीजिए, वो सीसीटीवी लगाएंगे, दूसरे दिन चालान काटेंगे इन सबके। जब जो गाड़ी जिस दिन वो 10,000 20,000 का चालान भरेगी और 3 चालान पे वो गाड़ी को सीज करिए, और वो जब छूटेगी, जब जो चालान आपके पेंडिंग है वो डबल रेट में भरे जाएंगे, सब लाइन पे आ जाएंगे और वही बचा है। बाकी अब ट्रैफिक नहीं चल सकता। सर ट्रैफिक पुलिस की अगर आप बात कर रहे हैं तो सर ट्रैफिक पुलिस में कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड कर जाते हैं। ऐसा रूल होता है कि जिनके शोल्डर्स पे स्टार्स लगे होते हैं या नहीं लगे होते, बेसिकली जिनके शोल्डर पे स्टार नहीं लगे होते, बेसिकली वो चालान नहीं काट सकते किसी का भी। सिपाही को पावर नहीं होती है चालान काटने की। हाँ, तो लेकिन क्या होता है कि ये सब मिली, जब कलेक्शन करना है, हाँ, जब कहीं रूल मानना ही नहीं है, आप एक पैसा दे के आप ट्रैफिक पुलिस में आज की डेट में आ रहे हैं। और ये कैंसर हो गया है दिल्ली के अंदर। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेबल अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये पूरा एक चेन है, ऊपर तक चेन है। तो उनको उसको देना, आप किसको कंप्लेंट करेंगे, सबके पास जा रहा है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। उनको तो सिर्फ ट्रैफिक चलाने की पावर होती है, चालान काटने की नहीं है सिपाही को। लेकिन वो भी काट रहे हैं क्योंकि जड्डों ने उनको पावर दी होती है, कलेक्शन कर रहे हैं बेसिकली। उसके हाथ में अगर वो नहीं होगा मशीन तो पैसा कौन देगा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब, इस पे तो मैं अपने एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन पे तो बहुत ध्यान दें और ट्रैफिक पुलिस को उनका काम सिखाया जाए, उनको तरीका बताया जाए। आप बहुत दूर मत जाइए, दिल्ली में बड़ा पॉल्यूशन है। मेरे यहाँ 2 पॉइंट है, 3 बोलता हूँ, पीएनबी बैंक, पीपल चौक और खानपुर बीआरटी। हरियाणा नंबर डीजल के ऑटो चल रहे हैं, तो दिख नहीं रहा ट्रैफिक पुलिस को, सबको दिख रहा है ना कैसे चल रहे हैं। 8-8 10 10 रुपए की मंथली ले रहे हैं सब, ट्रैफिक भी ले रही है, लोकल भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, एमसीडी भी ले रही है। तो भैया सब सरेआम चल रहे हैं। मैं अपने ट्विटर पे दिखा सकता हूँ कितनी कंप्लेंट्स हैं, क्या फर्क पड़ना होता है। तो ये सबको नजर आ रहा है, ये लीगलाइज एक नेक्सस बन गया दिल्ली के अंदर। इसको कैसे खत्म करेंगे ये देखने लायक बात है। और सीधी सी बात है कि दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर रही है, आम आदमी की सरकार 10 साल यहाँ रही है, तो आपस में इन्होंने एक खुली छूट और खुली लूट का एक सिस्टम चला दिया था कि भैया सरकार बदनाम हो, आप मौज लो। तो सर अभी यहीं पर अम्बेडकर नगर में पीपल चौक के पीछे ना एक नाला है जो कि काफी टाइम से ब्लॉक पड़ा हुआ है। बारिश होने के समय पूरा नाला भर जाता है, लोगों के घर में तक पानी चला जाता है। और अजय दत्त यहाँ पे 2 बार, अभी दूसरी बार जीते हैं दोबारा से, तीसरी बार। तो काम क्यों नहीं हो रहा है सर यहाँ पे? लोग इतना परेशान है, फिर भी जनता ने उनको जिता दिया। अब वो जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, अब उन्होंने जिताया, वो उसको देखेंगे, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। नाले की जो बात है उसमें इन्होंने क्या किया है, नाले को कवर कर दिया बहुत हद तक कुछ। अब कवर करने से 2 चीजें हुई हैं, एक तो नीचे वो क्या गंदगी कैसे क्या कुछ नहीं पता है, ऊपर से वहाँ पे पार्किंग माफिया एक्टिव हो गए। तो जो हमें यहाँ पे कोई अगर हमारे नेता चाहते तो इस रोड का एक एलिवेटेड अल्टरनेट रोड बन सकता था, नाले पे जैसे बारापुला में बना है वो बन के निकल जाता, तो बहुत हद तक एमबी रोड का ट्रैफिक कम हो सकता था। लेकिन उसमें किसी ने प्लानिंग नहीं करी। तो मैं तो अपने नेताओं को दोष दूंगा, ये जनता का काम नहीं नेताओं का था। तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं अम्बेडकर नगर के लिए कि हम इसको काम करें। सर अभी जैसे कि यमुना का मुद्दा काफी ज्यादा उठा हुआ है, यमुना को लेकर जैसे ही दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आई, यमुना पे सफाई करवाना शुरू कर दिया। रेखा गुप्ता ने वहीं पे अपनी आरती, गंगा आरती करी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आने वाले 5 सालों में यमुना साफ हो पाएगी? देखिए ये तो बीजेपी बताएगी कि साफ होगी नहीं होगी, और ये आई वॉश है। ये जो मशीनें थी ये पहले से काम कर रही थी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं, कोई नई नहीं आई है, कोई एक दिन में टेंडर अवार्ड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मशीनें वहीं थी जो चल रही हैं वो भी है। और इनसे कोई साफ नहीं होने वाली जमुना को आपको तीनों स्टेट्स को बैठना पड़ेगा। आपको यूपी को भी बैठाइए, हरियाणा को बैठाइए, दिल्ली भी बैठेगी, क्योंकि गंदगी वहाँ भी मिलती है, वहाँ भी बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जमुना में मिलता है। और सफाई, ये जो गंदगी जो कुछ डला होता है इससे नहीं है, सफाई वो है जो हमारे सीवर जो नाले मिले हुए हैं। अब 27 आई थिंक नाले छोटे बड़े मिलते हैं यमुना के अंदर, जब तक उनमें प्रॉपर एसटीपी नहीं लगेगी, वहाँ पे एसटीपी नहीं बनेंगे और वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो गंदगी तो रहेगी ना। आप
कोने से उठा लिए, मशीनों से चला के वो हटा लिए, उससे नहीं होने वाली साफ। और वो दिल्ली में साफ होगी तो आपको हरियाणा में भी करना पड़ेगा, आपको यूपी के भी करने पड़ेंगे। इसका दो ही इलाज है, या तो ऑल्टरनेट नाला बना दिया जाए जो पूरा वेस्ट लेके साइड हो जाए। देखिए जमुना तो बारिश में साफ हो ही जाती है ना, बारिश आती है पूरी साफ हो जाती है। एक दूसरा, जमुना को डिसिल्टिंग करनी चाहिए। उसका दो फायदे हैं, जो हमें दिल्ली को जमुना सैंड जिससे हम घर बनाते हैं, वो करते हैं प्लास्टर, वो बाहर से लाना पड़ता है। और उसमें शायद कोर्ट ने आई थिंक कुछ बैन लगा रखा है, उसको कोर्ट को समझा के गवर्नमेंट को उसको लीगलाइज टेंडर दीजिए, रेवेन्यू भी मिलेगा, जमुना की डेप्थ बन जाएगी, वो साफ भी, वो गड्ढा हो जाएगा गहरा, तो पानी भी एक तरफ जाएगा। पूरा डिसिल्टिंग होना चाहिए, सारे एसटीपीज बनने चाहिए ढंग से, कोई भी गंदा नाला ना मिले, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट ना जाए। और तीनों स्टेट्स को बैठ के, अब तीनों स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, तो बहुत अच्छा है। ये तो आई वॉश, तो जो रेखा गुप्ता जी कर रही हैं वो आई वॉश है, वो मशीनें पहले ही चल रही थी। इन्होंने शो ऐसे किया है कि रेखा गुप्ता जी ने एक दिन में टेंडर दे दिया क्या, या कहीं से मशीनें इंपोर्ट हो गई, वो पहले ही थी मशीनें यहाँ पे, वो चल रही थी। सर एक सवाल है कि जो ये यमुना का मुद्दा है चुनाव से पहले ही उठा हुआ था, तो क्या भाजपा ने जीतने के बाद वही मुद्दा उठाया? नहीं, मुद्दा क्या था, देखो ये तो मानना पड़ेगा, हमने तो केजरीवाल साहब ने भी माना था कि हम नहीं कर पाए साफ। हाँ। क्या कमी रही, कैसे रही, नहीं हो पाए, तो उसी को उन्होंने कैश करना चाहा, उसी को उन्होंने दिखाना चाहा, और हमने माना है कि भाई हमसे नहीं हो पाया ये, तो टाइम चाहिए था। अब वो पब्लिक ने लगा कि ये ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो अब इनको टाइम दिया पब्लिक ने, और इनको करना चाहिए। क्योंकि इसका दो रीज़न थे, पहले यहाँ पे सरकार में प्रॉब्लम हमेशा रही है सेंटर से, रूल से, तो अब तो इनकी सेंटर में भी सरकार है, जितना मर्जी फंड लो, जितना मर्जी बजट लो, एलजी भी इनके साथ सपोर्ट करेगा। पहले एलजी हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है, एलजी साहब की एक पैरेलल सरकार चलती रही है दिल्ली के अंदर, तो अब तो मर्ज हो जाएगी। अब तो देखना है कि एलजी साहब कहीं उनको आदत हो चुकी है 10 साल से सरकार चलाने की, कहीं अलग से ना चलाने लगे। तो सर अभी 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है, भाजपा कहती है कि हम वादे नहीं करते हैं, सीधा संकल्प लेते हैं, और संकल्प में 2500 का मुद्दा आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उन्होंने उठाया। तो सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, दो रीजन है, मैं तो चलो उस बात पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, सरकार बनी है, हर आदमी की एक अपना काम करने का तरीका होता है। 2500 रुपये कैसे दिया जाएगा, वो टाइम लगता है चीज़ों, एकदम मैं नहीं कह सकता कि डे वन स्टार्ट हो जाएगा, देना चाहिए। उसकी लड़ाई आम आदमी लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे कि वो देना चाहिए, टाइम लेता है लेकिन उन्होंने क्या वो किया कलाकारी, आप देखिए। इनिशियली इन्होंने कहा कि हम हर एक गरीब महिला को देंगे, हर महिला को देंगे, सब मुद्दा ये रखा इन्होंने, लास्ट में संकल्प पत्र में वो गरीब महिला डाल दी। अब वो गरीब तो ये तय करेंगे ना कि किसकी कितनी इनकम इन्हें शो करनी है। आज की डेट में दिल्ली में हर लड़की काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम 10-15% हो सकता है जो घर में बैठ के चोला चुका या रोटी बना रही है। आज की डेट में सब काम करते हैं, तो वो सब निकल जाएंगी। जिसको कहीं से पेंशन मिल रही है वो हट जाएगी, जिसके घर में 3 लाख 2 लाख की जो भी रखेंगे अमाउंट, आई डोंट नो कितना रखने वाले हैं, वो बाहर हो जाएंगी, तो बचेंगे कितने हैं। तो पहले इन्होंने मुद्दा बनाया हर महिला, बाद में लिया है गरीब महिला। अब वो गरीब किस क्राइटेरिया रखेंगे, कितना रखेंगे, तो बीजेपी बता पाएगी। तो इन्होंने कलाकारी तो वहीं पे कर दी है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 70% महिलाओं को तो इन्होंने निकाल दिया है। अब 30 को कब मिलता है देखने लायक बात है, और हम कहते हैं कि हम दिला के रहेंगे, अगर आपने वादा किया तो आपको देना पड़ेगा। सर अभी चुनाव में सर आम आदमी पार्टी 10 सालों से इतनी मजबूती के साथ है दिल्ली के अंदर, अचानक से ही अब जब चुनाव हुए हैं तो आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने अपने मतलब सीट खो दी अपनी, सीधा 22 से 23 विधायक दिल्ली के अंदर अपनी सीट बचा पाए हैं। इतना भारी गिरावट क्यों? देखो दो रीजन थे, एक तो इलेक्शन ये प्रशासन ने लड़ा, फेयर इलेक्शन नहीं था, मैं सरेआम कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रशासन ने इलेक्शन लड़ा, पूरा बीजेपी के साथ पूरा प्रशासन खड़ा था, हर तरीके से उन्होंने प्रशासन को इस्तेमाल किया, नंबर 1। नंबर 2 कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी थी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, हमारे विधायक एरोगेंट हो चुके थे, वो किसी वर्कर को नहीं सुन रहे थे, और उसका एक रिजल्ट था कि वर्कर बिल्कुल घर पे बैठ गया था, उसने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान की गलती रही है, उन्होंने वर्कर्स की अनदेखी की, उसका रिजल्ट है कि जो हमारा जो वर्कर था, जो जनूनी, जो जिहाद, जो आंदोलन में जिन्होंने डंडे खाए, आंदोलन में जो रोड पे आते थे, वो शांत बैठ गए। क्योंकि विधायक बनने के बाद इन्होंने क्या किया कि अपने चहेतों को टिकट बांट दिया निगम में, कुछ ने पैसे भी लिए,
जो रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ ने अननोन को उठा उठा के टिकटें दे दिए। तो जो डिजर्व करते थे वो अपने घर पे बैठ गए, उन्होंने काम नहीं किया। तो उसका एक तो रिजल्ट वो था कि हम कहीं ना कहीं, हमारा जो वर्कर था वो थोड़ा नाराज था, निराश था। दूसरा ये था कि विधायकों ने पब्लिक के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मिलते नहीं थे, काम नहीं करते थे, बहाने बताते थे। उसका रिजल्ट था जनता ने सब किया। सर, आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रमुख चेहरे थे, जितने बड़े नेता थे, केजरीवाल हो गए, सोमनाथ भारती हो गए और सौरभ भारद्वाज हो गए, इन सभी जितने प्रमुख चेहरे थे, सभी ने अपनी सीट खो दी। नहीं, ये क्या था, प्रशासन का बहुत बड़ा रोल था। केजरीवाल साहब इलेक्शन नहीं आ रहे हैं, वहाँ प्रशासन जीता है। आप देखो ना, कितनी वोटें एकदम बढ़ गई, कितनी वोटें कट गई। हाँ। तो जब प्रशासन इस तरह से इलेक्शन लड़ेगा तो कोई भी हार जाएगा। और कुछ नेताओं को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हमारे नेताओं को घमंड आ गया था, वो जनता से मिल नहीं रहे थे, पब्लिक से नहीं मिल रहे थे। उसका भी थोड़ा खामियाजा होता है। सर, अंबेडकर नगर में ही आपका ऑफिस है, आप यहीं पे रहते हैं। आसपास सफाई और जो एमसीडी का क्या रोल है यहाँ पे? एमसीडी का तो इतना बुरा हाल है कि मैंने लाइफ में कभी इतनी गंदगी अपने क्षेत्र में नहीं देखी, इतनी बदमाशी मैंने एमसीडी कर्मचारियों की नहीं देखी जितनी अब चल रही है। अभी मेरे पास एक किसी का फोन आया जेजे कॉलोनी मेरे वार्ड में कि जी मुझे सफाई कर्मचारी जो सैनिटेशन है, जिसका काम सफाई करने का है, कहते हैं जी वो मेरे को परेशान कर रहे हैं कि भाई इंस्पेक्टर से जाके मिलो। मैंने उसको फ़ोन किया, भाई क्यों, क्या मैटर है, किस लिए परेशान कर रहे हो? तो पता चला कि वो हर रेडी से 500 रुपये लेता है। अमरचंद कुछ नाम है उसका, एएसआई है। तो पूछा भाई तुम किस कैपेसिटी में पैसा ले रहे हो? तो हालत ये हो गई है कि इतने फ्री हैंड हो गए हैं कि वो सरेआम कलेक्शन पे लगे हुए हैं। इनके ऊपर तो इंक्वायरी बैठनी चाहिए। आधे सफाई कर्मचारी गायब होते हैं, उनकी हाजिरी प्रॉक्सी लगी हुई है, वो पैसा दे रहे हैं। और इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा क्षेत्र में जितना अब हो रहा है। क्योंकि वो ये, मैं तो सरेआम नाकामी मानता हूँ इस पार्षद की, जो हमारे बीजेपी से पार्षद हैं, कि वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स चल रहे हैं उनके, कि जो आदमी मेरे को बहुत दिन पहले एक फ़ोन आया किसी पार्लर से जवाहर पार्क में कि जी ये अमरचंद नाम का कोई एएसआई है सफाई कर्मचारियों में, उसमें जाके कहता है जी मेरे सर की मसाज करो लेडीज़ पार्लर में जाके। वो मैंने फिर उसको पता करा, मैंने कहा कौन है, पता करो। क्या करना चाह रहे हैं भाई, ये मतलब किस लेवल पे इन्होंने वो हालत कर रखी है। रेडियो से ये पैसा ले रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। आधे सफाई कर्मचारी गायब किए हुए हैं, कोई लेना देना नहीं है। आप पार्कों में चले जाओ, सफाई वो हॉर्टिकल्चर वाले मिलेंगे ही नहीं। मतलब पूरा वार्ड है और वो लगे हुए हैं कि जैसे उसमें कलेक्शन के लिए लगे हुए हैं। इन पे तो मैंने अभी बस टाइम लिया है, इनका तो करना चाहिए। मैं जाके इनके पूरी डिटेल दूंगा मैं कमिश्नर को। बहुत बुरा हाल किया हुआ इन्होंने। हमारे यहाँ चले जाइए, अब सब्जी मार्केट है वहाँ पे, मतलब ऐसे कलेक्शन लगे हुए हैं लोग। एमसीडी मतलब मीन्स आप बीआरटी पे भी जाएंगे तो जाके चेक करिएगा कितनी रेहड़ियाँ लगी हुई है, रोड पूरा कब्जा किया हुआ। रिजल्ट क्या है, 2 घंटे वहाँ पे ट्रैफिक जाम। 3-4 पॉइंट्स है वार्ड में, बुरा हाल किया हुआ जिसको कहते हैं। कोई सफाई नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, कोई किसी की सुन नहीं रहे हैं। मैंने फिर इंस्पेक्टर को बोला कि भाई ये किस तरह से काम क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने भी उसको बोला कि यार वहाँ गंदगी है। कहते जी हमारी कहना नहीं मानते, ये डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं पार्षद को। पता नहीं किस तरह की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में चल रही है। सर, तो मतलब एमसीडी का यहाँ पे सिर्फ इतना ही रोल है कि उन्हें पूरी खुली छूट मिली हुई है, सिर्फ वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ वसूली करते हैं। वसूली करते हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, यहाँ पे मकान नहीं बना सकते। जेजे कॉलोनी हमारे यहाँ बिल्कुल स्लम एरिया, रिसेटलमेंट जो 25 से 20 बस के होते हैं, वहाँ तक एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे बेचारे की कोई विडो औरत थी मेरे पास आई, मैंने फिर जेई को धमकाया वहाँ पे। तो हर जगह, हर यहाँ पे आप मतलब मकान बनाना मतलब है कि आपको एक सेपरेट अकाउंट चाहिए, वो हर उस मकान से वसूली। एमसीडी का काम है यहाँ पे वसूली, पूरे क्षेत्र में तबाह किया हुआ है। मेरे वार्ड में सैनिक फार्म एरिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बैन है। आप चले जाइए, अभी 40-45 कोठियाँ बन रही हैं, हर कोठी से एमसीडी 50 लाख रुपए ले रही है, सीधा सरेआम। मतलब एमसीडी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ नाम की एक एमसीडी बना एमसीडी सिर्फ कलेक्शन का रोल। सिर्फ कलेक्शन वो चेक वो इतने तरीके हैं। आप सुबह जाइए, यहाँ पे कूड़ेदान है, वो रिक्शे लगे होते हैं, वो लाइन लगा के रिक्शे। और वो मैं उनसे पूछता हूँ भाई इतने रिक्शे क्यों लगे लाइन लगा के? अब पता चलता है कि जी उनसे भी कलेक्शन जाता है। वो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है जिसको हमने एसएसआईएल को ठेका दे रखा है, वो भी पैसा ले रहे हैं, एमसीडी भी पैसा ले रही है रिक्शे वालों से जो घर से कूड़ा उठाते हैं। तो किस लेवल पे, देखिए आधे इनके सफाई कर्मचारी गए, वो मंथली पे कर रहे हैं, रिक्शे वालों से ये ले रहे हैं। जो कोई रेहड़ी वहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ लगेगी, कितना पैसा मंथली।
बुरा हाल किया। सर, विधानसभा के अंदर रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश करी, तो उसके अंदर कई खुलासे हुए हैं। कोरोना टाइम पे फंड 6 करोड़ से ज़्यादा आया हुआ था, लेकिन लगभग 4.5 या 5 करोड़ इस्तेमाल किया गया। देखिए, वो मुझे नहीं पता, ना मैं उसमें मेंबर था विधानसभा में, ना मेरे को इतनी पता है कि क्या हुआ। अब वो सीएजी रिपोर्ट्स है, वो देखेंगे, और आज की डेट में आपको पता है रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर करना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल बोला है कि जैसे वो हेल्थ पे बड़ा इश्यूज आए हैं सीएजी रिपोर्ट्स में, तो मेरे यहाँ ना अम्बेडकर हॉस्पिटल है, वो 10-12 साल से खड़ा हुआ है बन के, और अराउंड 600 बेड का हॉस्पिटल है, वो आज तक फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। उसमें नामचारे की 1-2 ओपीडी चल रही है। अब तो सरकार आपकी आ गई है, केंद्र में भी आप पे बैठे हैं, तो मेहरबानी करके अम्बेडकर हॉस्पिटल को चलवा दीजिए। 600 बेड का हॉस्पिटल अगर चल जाता है तो मेरा तो क्षेत्र के आसपास के जनता को बहुत सहूलियत मिल जाएगी। हम क्यों एम्स जाएंगे, क्यों हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे? अगर 600 बेड का हॉस्पिटल चल जाता है तो अम्बेडकर नगर में मेरा एक यहाँ पे तैयार खड़ा हुआ है 10-12 साल से, तो उसमें 1-2 ओपीडी हैं आज की डेट में। तो मेरी बड़ी रेखा गुप्ता जी से, अमित शाह जी से, मोदी जी से दरखास्त है कि आप उस हॉस्पिटल को फुल्ली ऑपरेशनल करा दीजिए। उसमें कोई आज तक कोई मशीनरी नहीं आई है, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब वो 600, और बिल्डिंग भी मुझे लग रहा है खराब हो जाएगी, ऐसे ही पूरा खड़ा हुआ है, सब नामचारे के लिए चल रहा है। तो देखिए, हमने ओम प्रकाश चौधरी जी से बात करी कई मुद्दों पर। हमारा एमसीडी का मुद्दा रहा, विधानसभा का मुद्दा रहा, यमुना का मुद्दा रहा। सभी सवालों के जवाब सर ने बहुत अच्छे तरीके से दिए, स्पष्ट रूप से दिए हैं। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।